हेलो स्टूडेंट, आज हमारी EMRS TGT हिंदी की क्लास नंबर ये काव्य भाग की है। क्लास नंबर 4 होगी। इससे पहले 3 क्लासें हो गई हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो देख सकते हैं। काव्य भाग की तो हमारी 3 हुई है और जो गद्य साहित्य है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। बिल्कुल हमारा जो EMRS TGT हिंदी का सिलेबस दे रखा है उसके सिलेबस के टॉपिक के अनुसार मैंने सारी क्लासें करवा दी है। आप उनको देख सकते हैं। और अभी KVS NVS का जो वो आया है हमारा सिलेबस, बिल्कुल वो EMRS TGT हिंदी के सिलेबस के जैसा है, तो आप भी उन क्लासों को देख सकते हैं। और आपको क्या है, ये क्लास इकट्ठी मिलेगी, लेकिन आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट है वो अलग अलग बना दी जाएगी। जिसके लिए KVS और NVS की जो तैयारी करें हैं वो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बाकी क्लासें हमारी सेम है क्योंकि हिंदी लिटरेचर हमारा बिल्कुल एक जैसा ही है सारी जगह, और सिलेबस भी हमारा क्या है, सेम दे रखा है। केवल PGT में कुछ हमारे जो लेखक हैं वो अलग हैं, उनको आप अलग कर सकते हैं। बाकी PGT वाले भी इन क्लासों को देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का प्रश्न इन क्लासों से बाहर आपका नहीं जाएगा। और अगर आपको हिंदी साहित्य की PDF चाहिए तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके नाम मात्र का शुल्क देकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लास में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके PYQ कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा शुरू होगा आदिकाल। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है आदिकाल। तो अब करते हैं आदिकाल को। प्राकृत के जो अंतिम अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। कहाँ से? प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश है वहाँ से। और आदि काल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विवादों वाला काल रहा है। आदिकाल के जो प्रमुख विवाद हैं, इसका नामकरण कालखंड के अनेक विद्वानों ने अलग अलग क्या है नाम दिए हैं। देखिए, इस के नाम भी अलग दिए हैं। तो किसने आदिकाल को क्या नाम दिया? नामकरण से एक प्रश्न हर परीक्षा में बनता है, अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। तो जो चारण काल है आदिकाल को, वो किसने कहा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो नामकरण का हमें सारे ही नाम याद रखने हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसको, आदिकाल को कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। सिद्ध सामंत काल ये भी इम्पोर्टेंट है, राहुल सांकृत्यायन। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये देखिए मिश्र है यहाँ पर। संधिचारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा। इन दोनों ने क्या नाम दिया है, अपभ्रंश काल किसको, आदिकाल को। आगे है प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। शून्य काल गणपति चंद्र गुप्त। ये दोनों नाम किसने दिए हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आधार काल मोहन अवस्थी। संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र। आगे है वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, इम्पोर्टेंट है। जय काल रामाशंकर शुक्ल रसाल। और बाल्यकाल भी किसने कहा, रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। संक्रमण काल हरीश चंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे, ये इम्पोर्टेंट है। आदिकाल जो नाम हम पढ़ते हैं वो किसने दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जो हम आदिकाल को आदिकाल कहते हैं, ये नाम किसका दिया हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये नाम दिया हुआ है। और जो श्रम मान्य मत निकल कर आया है वो है आदिकाल, यानी जो सबका ने माना है वो इस काल का क्या नाम माना है, आदिकाल। और किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। हिंदी साहित्य के जो इतिहास के पहले कालखंड का जो नामकरण है वो आदिकाल करने का श्रेय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल शीर्षक से पुस्तक लिखकर इस नाम को एक दृढ़ता प्रदान की है। और इस पुस्तक में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के 5 व्याख्यानों का संग्रह मिलता है। आगे देखिए, वीर गाथा काल नामकरण के लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 पुस्तकों को आधार बनाया। और इस ये काल आएगा, काल के अंतर्गत 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं,
अपभ्रंश की और देशभाषा की। अपभ्रंश की जो पुस्तकों को रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य पुस्तकें कहा है, जिनकी संख्या कितनी, 4 मानी है। देखिए जो अपभ्रंश की पुस्तक है उनको क्या कहा है, साहित्यिक पुस्तकें, और जिनकी संख्या कितनी है, 4 है। आदिकाल में ऐसे कवि जिन्होंने अपभ्रंश और देशभाषा दोनों में काव्य रचना की वो कौन थे, विद्यापति। विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा में भी ग्रंथ लिखे और देश भाषा में भी। आगे देखिए अपभ्रंश की जो 4 पुस्तकें हैं कौन कौन सी हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों विद्यापति की है, और हमीर रासो सारंगधर की, विजयपाल रासो नल सिंह भाट की है। देखिए ये चारों हैं, ये हमारी अपभ्रंश की पुस्तकें हैं 4, कौन कौन सी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और हमीर रासो और विजयपाल रासो, इनके लेखक दिए हैं। अच्छे से आपको ये चारों याद हो जानी चाहिए। और जो देश भाषा की 8 पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं, खुमान रासो किसकी है, दलपत विजय की, बीसलदेव रासो नरपति नाला की, प्रमाल रासो जगनेक की, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, जयचंद्र प्रकाश ये भट्ट केदार की है, और जयमंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की है। देखिए मैं से मधुकर, मैं से मंक, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और जय चंद्र प्रकाश किसकी है, भट्ट केदार की है। तो ये 8 पुस्तकें हमारी कौन सी है, देश भाषा की। ऊपर 4 थी, वो कौन सी थी, अपभ्रंश भाषा की। ये 12 पुस्तकें आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जानी चाहिए लेखक के साथ, क्योंकि इनमें से प्रश्न हर बार बनता है कि या तो लेखक पूछ लिया जाएगा या ये पूछा जाएगा कौन सी देश भाषा की नहीं है, कौन सी हमारी अपभ्रंश की है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न याद हो जाने चाहिए। और विद्यापति पदावली ये किसकी है, विद्यापति पदावली विद्यापति की है, और खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो की है। आगे देखिए 1 2 3 4 ये 6 ही बताई थी मैंने आपसे। ये 8 पुस्तकें यहाँ तक हैं हमारी, 1 2 3 4 5 यहाँ से देखिए ये 6 ही बताई थी मैंने, ये 8 पुस्तकें हैं हमारी देश भाषा की। नीचे जो दी गई है विद्यापति की पदावली ये हमारी देश भाषा में आती है, जबकि कीर्तिलता और कीर्ति पताका हमारी किसकी हैं, अपभ्रंश की हैं, और वो भी विद्यापति की रचनाएं हैं। खुसरो की पहेलियाँ किसकी हैं, अमीर खुसरो की है। ये 8 पुस्तकें हमारी क्या हैं, देश भाषा की हैं। आगे देखिए उक्त पुस्तकों में बिशलदेव रासो और विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियों को छोड़कर बाकी ग्रंथ कैसे हैं, वीर गाथात्मक हैं। अतः रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। रामचंद्र शुक्ल के नामकरण के लिए जिन पुस्तकों को आधार बनाया गया उनमें से तो कुछ तो अपभ्रंश की रचनाएं हैं और कुछ अप्राप्य हैं। ऐसी कुछ पुस्तकों को आधार बनाकर किया गया नामकरण क्या है, मान्य नहीं है। अपभ्रंश की पुस्तक अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो, विजयपाल रासो। अप्राप्य पुस्तक कौन कौन सी हैं, कीर्तिलता भी और कीर्ति पताका भी, हमीर रासो, विजयपाल रासो, जयमंक जसचंद्रिका और क्या है, जयप्रकाश, ये हमारी क्या है, अप्राप्य पुस्तकें हैं सारी। आगे अप्रमाणिक पुस्तक कौन सी है, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, प्रमाल रासो, ये क्या है, अप्रमाणिक है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा गया है, अप्रमाणिक पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो और क्या है, प्रमाल रासो। वीर रसोत्तर जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं, विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियां। आगे है आपसे पूछा जाएगा वीर रसोत्तर जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियां। विद्यापति की जो अपभ्रंश की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका हम ऊपर कर चुके हैं, और देश भाषा की में कौन सी रचना है, विद्यापति की पदावली। आगे है अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है 6ठी शताब्दी में भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में किया था। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है, भामा का है, और इन्होंने 6ठी शताब्दी में क्या है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ग्रंथ भी और लेखक भी भामा है। आगे देखिए अपभ्रंश के अन्य नाम जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आचार्य भरत मुनि ने इसे क्या कहा है, अपभ्रंश भाषा को क्या कहा, आचार्य भरत मुनि ने इसको लोक भाषा और देश भाषा कहा, किसको, अपभ्रंश को। और दंडी ने क्या कहा है, अवीरों की भाषा कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृत भाषा कहा है, किसको, अपभ्रंश को। अपभ्रंश को ग्राम भाषा भी कहा जाता है। ये सिद्ध होता है कि अपभ्रंश साहित्य आदिकाल का अनिवार्य अंग था, यानी अपभ्रंश साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है आदिकाल के लिए। और अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहले
प्रयोग है वो धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। हिंदी साहित्य के जो प्रथम कवि किसको किसने माना, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया है। श्री सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन ने पुष्य या फिर पुष्यदंत आएगा। पुष्यदंत को क्या माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, इन तीनों ने किसको माना है, श्रेयपाद या श्रेयप्पा को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को, रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं, अब्दुल रहमान को, वासुदेव योगेंदु या फिर जोइंदु को मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आगे है जो श्रम माने मत निकल कर आया वो क्या था हमारा, सरहप्पा। आगे है जो हिंदी की प्रथम रचना है किसको कौन सी है, और देखिए ये भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है। तो जो हमारी वैसे मानी जाती है हिंदी की प्रथम रचना वो श्रावकाचार्य को माना जाता है और जो देवसेन की रचना है। हिंदी की जो प्रथम कवि सरहप्पा की कोई स्वतंत्र पुस्तक प्राप्त नहीं होती, स्वतंत्र प्राप्त नहीं होती है। और राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में सरहप्पा के पदों को संकलित किया है। देखिए इनकी कोई स्वतंत्र रचना है वो प्राप्त हमें नहीं होती है, केवल राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी पुस्तक है कौन सी, हिंदी काव्यधारा। पहले तो अच्छे से याद होनी चाहिए, हिंदी काव्यधारा किसकी पुस्तक है, राहुल सांकृत्यायन की है। इसमें सरहप्पा के कुछ पदों को संकलित किया है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी, सूर्य आएगा, ये श्री नहीं आएगा, सूर्य द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। देखिए जैसा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जिसके अनुसार पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना होता है। अगर आपसे वैसे पूछा जाता है हिंदी की प्रथम रचना तो श्रावकाचार्य है जो देवसेन की रचना है। अगर आपसे गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार पूछा जाता है तो वो क्या है, शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, उसको हिंदी की प्रथम रचना उन्होंने माना है। आगे देखिए स्वयंभू, ये हमारे लेखक आ गए डिटेल से, इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।